रिया और प्रीति दोनों को ही मोमोज बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो दोनों आए दिन अपना कॉलेज बंक करके मोमोज खाने चली जाती थी। एक दिन प्रीति कॉलेज नहीं जाती तो रिया अकेले ही पड़ जाती है और कॉलेज के गेट के बाहर ही खड़ी खुद से बातें करने लगती है। क्या यार, ये प्रीति भी ना, कॉलेज नहीं आना था तो पहले ही बता देती। अब मैं यहाँ कॉलेज में क्या अंडे दूं? मेरा तो क्लास जाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और अकेले करूँ तो करूँ क्या? घर गई तो मम्मी सवाल जवाब करने लग जाएंगी। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही मोमोज खाने चली जाती हूँ। रिया अकेले ही मोमोज खाने चली जाती है और खूब मजे से मोमोज खाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन प्रीति कॉलेज ही नहीं आ रही होती है। इसलिए रिया अकेले कॉलेज जाती तो थी, लेकिन कॉलेज के नाम पर मोमोज खाने लग जाती थी। जब रिया को प्रीति की कमी महसूस होने लगती है तो रिया प्रीति से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ प्रीति बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। ये सब देखकर रिया कहती है, अरे क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतने दिन हो गए, ना तू कॉलेज आ रही है और ना ही मेरा फोन उठा रही है। कम से कम मुझे बता तो सकती थी ना कि तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही। मेरे पेट में मैदा जम गया था। हमने इतने मोमोज खाए थे ना, वो सारे मोमोज ने इतने दिनों में मुझे बहुत परेशान किया था। मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए कॉलेज नहीं आ रही थी मैं। तेरी तबीयत इसलिए खराब नहीं हुई होगी कि तू मोमोज खा रही थी, बल्कि इसीलिए खराब हुई होगी क्योंकि तूने इतने दिनों से मोमोज ही नहीं खाए। चल कोई बात नहीं, आज मैं आई हूँ ना, तू चल मेरे साथ, हम दोनों मोमोज खाने चलते हैं। तेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज की ट्रीट मेरी तरफ से। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी मोमोज। वैसे ही मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है मोमोज खाने से, अब तो अपनी जिंदगी में कभी भी मोमोज न खाऊं। मैं तो तुझे भी यही बोल रही हूँ कि तू भी छोड़ दे मोमोज। तू पागल हो गई है क्या? तूने अगर मोमोज खाए थे तो मैंने भी तो खाए थे ना। मेरी तो तबीयत खराब नहीं हुई, फिर तू ये कैसे कह सकती है कि तेरी तबीयत मोमोज खाकर ही खराब हुई है? तुझे मेरी ये हालत देख नहीं रही है क्या? या तू देखना ही नहीं चाहती कि मैं कितनी बीमार और कमजोर हो गई हूँ? मुझे तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि अब से बाहर की चीजें कुछ ना खाऊं। ठीक है, तेरी मर्जी। अब तुझे नहीं खाना है तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ ना तेरे साथ, लेकिन मुझे तो मोमोज अच्छे लगते हैं और मैं मोमोज खाया ही करूँगी। अपनी दोस्त की इतनी ज्यादा हालत खराब देखकर रिया को जरा भी ऐसा नहीं लगता कि उसे अब मोमोज नहीं खाने चाहिए। वो अब भी रोज मोमोज खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रिया कॉलेज के पास वाले चाइनीज वैन से मोमोज खा रही होती है। तभी सामने से रिया की माँ मालती आती है और उसे मोमोज खाते हुए देख लेती है। ये देखकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया को जोर से थप्पड़ मारती है। मैं यहाँ तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजती हूँ, और एक तू है कि मेरे पैसों में आग लगा रही है और अपने शरीर में भी आग लगा रही है। यहाँ आकर रोज तू मोमोज खाती है। तू घर चल, मैं तुझे बताती हूँ अच्छे से। मालती को रिया पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से रिया को घर लेकर जाती है और रिया को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है, जिससे रिया को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है, माँ क्या हो गया? आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? मोमोज ही तो खाए हैं, किसी का खून थोड़े किया है। वहाँ भी आपने मुझे थप्पड़ मार दिया और यहाँ भी इतना सुना रही हो। सुनने लायक काम किया है तो सुनेगी ही ना। मुझे कल तेरे कॉलेज में बुलाया गया है और ये बताया गया है कि तू काफी टाइम से कॉलेज नहीं जा रही है, लेकिन घर से तो तू रोज कॉलेज के लिए निकलती थी, इसीलिए आज मैंने तेरा पीछा किया। तू बस मोमोज खाने के लिए कॉलेज नहीं जाती है। शर्म नहीं आ रही है तुझे? माँ मैं रोज नहीं खाती, बस कभी कभी ही खाती हूँ। अच्छा, तू रोज मोमोज नहीं खाती है तो चल ये बता कि फिर तू रोज कहाँ जाती है? माँ मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, इसलिए मोमोज ही खाने जाती हूँ। लेकिन अब क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए भी इतना सुना रही हो? आप क्या चाहती हो, मैं खाना पीना ही छोड़ दूँ क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया इस लड़की को? अरे इतने मोमोज मत खाया कर, मर जाएगी तू। माँ रहने दो, कुछ नहीं होगा मोमोज खाने से। मैं तो मोमोज खाती हूँ और ऐसे ही खाया करूँगी। अच्छा, तो तुझे मोमोज इतने ज्यादा पसंद है तो चल एक काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो तुझसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, और तू एक काम कर, तू मोमोज ही बेच, बीए फेल मोमोज वाली, यही काम कर तू अब। माँ आप क्या बोल रही हो? ठंड आ रही है और आप बोल रही हो कि मैं बाहर जाकर मोमोज बेचूं? आपने शायद ढंग से सुना नहीं है कि मुझे मोमोज खाना पसंद है, ना कि बेचना। बेचना तो अब तुझे पड़ेगा।
बहुत चला ली तूने अपनी मर्जी। अब अगर तुझे इस घर में रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ, वरना निकल जा मेरे घर से। अपनी माँ का गुस्सा देखकर रिया बहुत डर जाती है और अपनी माँ की बात मान लेती है। अगले ही दिन रिया मोमोज की रेहड़ी लगाती है और मोमोज बेचना शुरू कर देती है। काफी ठंड भी होती है, इसीलिए रिया मोमोज की रेहड़ी के पास आग जलाती है और हाथ सेकने लगती है। बाप रे, कितनी ठंड है। इतनी ठंड में सड़क पर गरम गरम मोमोज खाने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन बेचने में नहीं। माँ भी ना अपनी पढ़ी लिखी बेटी को सड़क पर मोमोज बेचने वाली बना दिया। रिया अपनी माँ की बात को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मोमोज बेचने लगती है। तभी रिया की रेहड़ी पर एक लड़की आती है और बोलती है, एक प्लेट पनीर मोमोज दे देना। रिया जल्दी से एक प्लेट पनीर मोमोज निकालती है और उस लड़की को दे देती है। वो लड़की मोमोज खाती है तो उसे मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो बोलती है, आपने कितने अच्छे मोमोज बनाए हैं। इसकी फीलिंग इतनी अच्छी है, खाने में कितना अच्छा लग रहा है। चटनी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये आपने खुद बनाया है क्या? हाँ, ये मोमोज और चटनी मैंने खुद ही बनाए हैं। आपको अच्छे लगे? आप अच्छे की बात कर रही हो? अरे ये तो बहुत अच्छे बने हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और आप मानोगी नहीं, इस शहर के लगभग सभी मोमोज वाले के मोमोज खा चुकी हूँ मैं। क्या आप इतनी जगह के मोमोज खा चुकी हो और आपको फिर भी यहाँ के पसंद आए? देखिए, मुझे पता है आप मोमोज जरूर किसी मजबूरी में बेच रही होंगी। ऊपर से इतनी ठंड है, लेकिन आपके मोमोज में बहुत ही अच्छा स्वाद है। और आप मेरी बात मानिए, आपकी बिक्री बहुत होगी। अरे नहीं नहीं, मैं किसी मजबूरी में नहीं बेच रही, बल्कि मैं तो अपनी माँ के कहने पर मोमोज बेच रही हूँ। वरना मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। माँ ने सजा दी है मोमोज बेचने की। इसका मतलब आपको ये सब बनाना आता नहीं है, लेकिन आपके हाथ में फिर भी स्वाद है। अब मेरे हाथ में स्वाद है, ये बात तो मुझे आपसे ही पता चली, वरना ये मुझे पता ही नहीं चलता। अरे बहुत अच्छा स्वाद है, और आप इसे अपनी माँ की सजा नहीं बल्कि आशीर्वाद समझो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मोमोज बनाती हो तो बिक्री भी होगी। बस रेहड़ी के आसपास खाने के लिए 1-2 टेबल लगा दो, रेहड़ी में लाइट लगा लो, फिर देखना कैसे खुद ही सब आते हैं यहाँ। उस लड़की की बात सुनकर रिया भी अब मोमोज बेचने के काम को और ज्यादा सीरियस लेने लगती है और दिल से अब मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे रिया के काम में तरक्की होने लगती है। लोगों का वहाँ आना ज्यादा होता है। लोगों को रिया के मोमोज काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। ये सर्दियाँ रिया के जीवन में कुछ अलग थी। रिया को बहुत अच्छा लग रहा था और वो पैसे अपनी माँ को देते हुए बोलती है, थैंक यू माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आपने मुझे मोमोज बेचने की सजा ना दी होती तो शायद आज मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। शुरू में तो सर्दियों में मोमोज बेचने में मुझे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन लोगों को मेरे बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आने लगे, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता गया ये। बेटा, अब तुझे तेरी राह मिल गई। मैं बस तुझे इतना ही समझाऊंगी कि तू अब फिर कुछ ऐसा मत करियो जिससे आगे चलकर तुझे ही परेशानी हो। रिया के मोमोज काफी मशहूर हो जाते हैं और अब रिया के मोमोज खाने के लिए लोग आते ही रहते हैं। रिया भी बहुत खुश रहती थी। सुहानी अपनी सास कुंती और अपने पति मोहन के साथ हॉल में बैठी हुई थी और सभी आपस में बात कर रहे थे। मोहन, 15 तारीख को हमें अपने पितरों के लिए दान करना है, इसलिए तू बाहर जाकर कुछ सामान ले आई हो। ठीक है माँ, पर क्या क्या लाना है आप मुझे लिस्ट दे देना। वो तो पंडित जी ही बताएंगे। कल मैं पंडित जी को घर बुलाऊंगी, तब वो ही बताएंगे कि क्या कैसे होगा। और बहू, तुम्हारा काम है इन सभी चीजों पर ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी काम बहुत शुद्धि से होते हैं। अगर इनमें जरा सी भी गलती हो गई तो हमारे पितृ बुरा मान जाते हैं। ठीक है माँ जी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पितृदान क्यों होता है। शादी से पहले माँ भी करती थी। माँ जी, ये क्यों करते हैं? बहू, इसकी बहुत बड़ी वजह है। माँ जी बता दीजिए ना, मुझे मेरी मम्मी ने आज तक नहीं बताया और वो हमेशा कहती थी कि बेटियां इनमें कुछ नहीं करती। तू जहाँ जाएगी वहाँ तुझे अपने आप पता चल जाएगा, इसलिए अब आप तो बता दीजिए कि ये क्यों होता है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। माना जाता है कि पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा शुरू कर सके। वो दूसरे के शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सके। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद पितृ योनि से बचने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व होता है। माँ जी, एक बात सच कहूँ? हाँ बोलो बहू।
माँ जी, आपने क्या कहा? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आया। सच कहूँ तो ये सारी चीजें मेरे सर के ऊपर से गई है। अरे बहू, तू अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। बस इतना समझ ले कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये सब होता है। और मोहन, जरा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सारा काम बता देती हूँ। कुंती अपने बेटे के साथ बाहर चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी अपनी सास की बातें सोचती रहती है और वो सब सोचते हुए कहती है, अगर पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए ये सब होता है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे पूर्वज की आत्मा भी अभी इसी दुनिया में होगी। पर वो इस दुनिया में है या नहीं, ये कैसे पता लगाऊं मैं? माँ जी भी यहाँ नहीं है। क्यों ना मैं मम्मी को फोन करूं? नहीं, मम्मी को फोन करना सही नहीं रहेगा। हाँ, आइडिया, क्यों ना मैं आंटी जी से पूछ लूं। पितरों की आत्मा है या नहीं, बस यही पता करने सुहानी अपनी पड़ोसन आंटी राधा के तब हमारी गली में एक आंटी की बहू के ऊपर उनके पितृदेव आए थे। अच्छा, इसका मतलब ये सच है। क्यों ना मैं अपने घर में एक्टिंग करूं? अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे पितृ भी किसी न किसी के ऊपर आएंगे और इसी बहाने मैं उन्हें देख भी लूंगी। यस, अब मैं भी देखती हूँ कि ये सच है या सिर्फ एक मन घड़ंत कहानी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, शाम होने को आ रही है। अगर शाम के वक्त माँ जी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझ पर काफी चिल्लाएंगी। सुहानी अब अपने घर आ जाती है। शाम को अब जब कुंती और मोहन घर आते हैं तो वो सोफे पर सुहानी को बैठे हुए देखते हैं। सुहानी के बाल आगे थे और सुहानी हिल रही थी। ये देखकर कुंती अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे क्या हुआ है? मैं तेरी बहू नहीं बल्कि तेरी सास हूँ। अपनी सास को भूल गई कुंती? मेरी सास? मम्मी जी, अभी तक तो मैंने पिंडदान भी नहीं किया और मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई, फिर आप मेरी बहू पर क्यों आ गई? जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह पिंडदान करती हो। इसलिए जब तक पितरों का पिंडदान नहीं होता तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जैसा आप कहे मम्मी जी। हाँ, ठीक है, अब जाकर मेरे लिए चाय बना। चाय का सुनते ही कुंती को थोड़ा शक होता है और वो खुद से बोलती है, मेरी सास तो चाय पीती ही नहीं थी, तो ये चाय क्यों मांग रही है? जरूर कोई ना कोई बहू की शैतानी ही होगी। अच्छा मम्मी जी, आपको किस तरह की चाय चाहिए? मतलब मेरा मतलब है कि आप तुलसी और अदरक वाली चाय पीती है ना? छी, तुलसी वाली चाय? ये तुलसी और अदरक वाली चाय कौन पिएगा? मैं तो नहीं पीने वाली। नहीं बहू, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि सादी चाय पिला मुझे। इलायची वाली चाय चलेगी बहू? हाँ माँ जी, चलेगी नहीं दौड़ेगी। उप्स। बहू, माँ जी, मैं तो बस यूं ही, सॉरी। बहू, तू ऐसा मजाक कैसे कर सकती है? तुझे पता है ना कि तूने मेरी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर मैं जानना चाहती थी कि अगर हम अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते तो उनका जन्म कहीं दूसरी जगह होता है या नहीं? क्या ये सच है? जब तक उनका जन्म कहीं और नहीं होता तब तक क्या वो इसी दुनिया में आत्मा बने रहते हैं? बहू, तूने इसका मजाक बनाकर सही नहीं किया। साथ ही मैं तुझे बता दूं कि ये सच है कि अगर हम इनका पिंडदान नहीं करते हैं तो उनका कहीं और जन्म नहीं होता है और ना ही उनको मोक्ष प्राप्त होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कुंती अपनी बहू को माफ कर देती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है। आज पिंड दान करने का दिन था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सुहानी भी अपने काम में बिजी थी। तभी कुंती सुहानी के पास आती है और उसको बोलती है, सुहानी बहू, ये थाली तू छत पर तुलसी के पेड़ के आगे रख कर आ। मैं जरा पंडित की पूजा में बैठ रही हूँ, उसके बाद ये पिंडदान होगा। जी माँ जी, मैं अभी ले जाती हूँ। सुहानी अब अपने हाथों में एक थाली लेकर जा ही रही थी। उसमें पूड़ी, छोले की सब्जी, कद्दू की सब्जी और मिठाई थी। तभी उसके हाथों से वो प्लेट गिर जाती है। प्लेट गिरने की आवाज सुन सुहानी की सास कुंती उसको आवाज लगाते हुए उससे कहती है, बहू, क्या गिरा दिया तूने? हे भगवान, अगर माँ जी को पता लगेगा कि मैंने उनके पितृदेवों के इस भोग को गिरा दिया तो वो मुझ पर बहुत भड़केगी। इससे तो अच्छा है कि मैं माँ जी को कुछ बताऊं ही ना। कुछ नहीं माँ जी, बस एक प्लेट पर हाथ लग गया और वो प्लेट नीचे गिर गई, बाकी सब ठीक है। जल्दी से मैं इसको साफ कर देती हूँ और इस थाल को धोकर इसमें दोबारा यही सामान रख देती हूँ। सुहानी अब ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। सुहानी जल्दी से उस जगह को साफ करती है, जिसके बाद वो उस थाली को धोकर उसमें दोबारा वही सामान रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुंती पूजा पाठ में बैठी हुई पूजा की सारी विधि पूरी कर लेती है। जिसके बाद पंडित जी कुंती से कहते हैं,
अब आपने जो भी पिंडदान के सामान को रखा है, आप उसको सूरज की तरफ दिखाकर अपने पितरों को दान कर दीजिए। जी पंडित जी। बहू जरा वो सामान तो दे जो मैंने तुझे तुलसी के पेड़ के आगे रखने को कहा था। जी माँ जी, मैं अभी देती हूँ। अब जैसे ही सुहानी उस थाल को लाती है और अपनी सास को देने लगती है, तभी अचानक सुहानी अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है और उस थाल को गुस्से में फेंकते हुए कहती है, ये पिंडदान नहीं होगा। मैं इस पिंडदान को नहीं होने दूंगा कुंती। उसकी ऐसी हरकत देखकर मोहन और कुंती को दोबारा लगता है कि सुहानी एक्टिंग कर रही है। जिसके बाद मोहन सुहानी के पास जाता है और उससे बोलता है, सुहानी ये क्या कर रही हो तुम? ये वक्त मजाक का नहीं है। तुम ऐसे लोगों की पूजा और उनकी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचा सकती हो? मोहन के इतना बोलने पर भी सुहानी उसकी नहीं सुनती। अब जैसे ही मोहन उसका हाथ पकड़ता है, वैसे ही सुहानी उसे एक धक्का मारती है। धक्का लगने के साथ ही मोहन दूर जाकर गिरता है। ये देख अब सभी को पता चल जाता है कि सुहानी के ऊपर अब सच में उसके कोई पितृदेव हैं। ये देखकर कुंती अपनी बहू और अपने पितृदेव से कहती है, आप यहाँ मेरी बहू के ऊपर क्यों आए हैं और आप हैं कौन? मैं तुम्हारा पति हूँ कुंती। तुम्हारी बहू ने इस पिंडदान वाली प्लेट को गिरा दिया और ये नकली प्लेट चढ़ा दी। मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊंगा अब। पापा, सुहानी को पता नहीं था, इसलिए आप इसको माफ कर दो प्लीज। अपनी बेटी की रिक्वेस्ट देखकर मोहन के पिता सुहानी का शरीर छोड़ देते हैं और सुहानी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो वहीं अब कुंती भी अपनी पूजा खत्म कर अपनी बहू को संभालती है। कुछ देर बाद अब सुहानी को होश आता है, जिसके बाद अब सुहानी को भी पितृदेवों पर विश्वास हो जाता है। रिंकू अपनी कार में बैठा पुणे की सड़कों पर घूम रहा था। तभी सामने से एक सब्जी की टोकरी लिए महाराष्ट्र के लिबास में जा रही कुसुम को देखकर रिंकू उसके बिल्कुल करीब लाकर गाड़ी रोक देता है और टक्कर लगने के डर से कुसुम अपनी सब्जी की टोकरी छोड़ देती है, जिससे उसकी सारी सब्जियां सड़क पर गिर जाती हैं। और ये देखकर कुसुम कहती है, हे देवा रे देवा, ये क्या कर दिया? ए हल्का दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? अंधा होकर ये खटारा चला रहा है। अरे मैडम सॉरी, कार से मेरा बैलेंस हट गया था, इसीलिए जल्दी जल्दी ब्रेक लगाना पड़ा। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अरे चिकने, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें किस लिए दी है? देखने के माफिक ना, तो इनका इस्तेमाल करके दूर से ही ब्रेक लगाना था ना। और मैं तेरे ये सारी का क्या करेगी? तू मेरा इतना नुकसान कर दिया। अरे मैडम जी, आप मुझे बता दीजिए कितने पैसे देने हैं इन सब के, मैं अभी दे देता हूँ आपको। अच्छा, पैसा देगा तो निकाल 2000 की गर्मा गर्म लाल पत्ती और फुट यहाँ से। ठीक है मैडम जी, देता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इतना कहकर अब रिंकू अपनी जेब से अपना पर्स निकालता है और तभी हल्की हल्की सी हवा चलने से कुसुम के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं और वो उन्हें संवारने लगती है। ये मंजर देखकर रिंकू उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, जिसके बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है। ये देखकर कुसुम उससे कहती है, ये एड़े ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जा और मेरा हिसाब चुकता कर। यहाँ तेरा ये थोपड़ा देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ देता हूँ, ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, चल फुट यहाँ से। अब मुझे ये सब रायता अकेले ही उठाना पड़ेगा जो तूने फैलाया है। मैं मदद कर देता हूँ ना आपकी। वैसे तू बुरा नहीं है, बस तेरी हरकत ही कुछ अजीब है। चल अब मेरी मदद कर। इतना कहकर कुसुम और रिंकू दोनों ही सारी सब्जियां सड़क से उठाने लगते हैं और सब उठाकर कुसुम अपनी टोकरी वहां से ले जाती है और रिंकू भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। घर जाकर रिंकू पूरी रात कुसुम के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह रिंकू अपने काम पर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में फिर से कुसुम नजर आती है और उसे देखकर रिंकू कहता है, हेलो मैडम, सुनिए। ओ सब्जी वाली मैडम। अरे ये हलकट कहाँ से आ गया रे? क्या है रे, आज फिर से तू अपने मुझे इस खटारे से मारने आयला है क्या? अरे नहीं मैडम जी, मैं तो ये पूछने आया था कि क्या अब आप ठीक हैं और आपका सारा सामान आ तो गया था ना उन पैसों में? अरे ये मैडम क्या होता है? मेरा नाम कुसुम है, कुसुम। और तुझे क्यों चिंता पड़ी है मेरी? तू अपना काम करना। अच्छा ठीक है, मैं अब से आपको कुसुम ही कहूँगा और मेरा नाम रिंकू है, आप मुझे रिंकू कह सकती हैं। तेरा नाम रिंकू है, चिंकू है कि टिंकू है, मेरे को उससे क्या वास्ता? तू ये बता कि तुझे मुझसे काम क्या है? कुसुम, कल जो मैंने गलती की उसके लिए एक बार और माफी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक कप कॉफी पिए। लगता है कि इसका दिमाग हीलेला है। अगर मैं इसको हाँ नहीं करेगी तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा।
ठीक है, मैं चलती तेरे साथ, पर इसके बाद तू मेरा पीछा नहीं करेगा। बोल, वादा कर। पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगा। एक बार तुम मेरे साथ चलो तो फिर मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से रिंकू की गाड़ी में बैठकर एक कॉफी कैफे चले जाते हैं, जिसके बाद कुसुम की वेशभूषा देखकर कैफे में सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। इससे कुसुम को बहुत अजीब लगता है और वो रिंकू से कहती है, मुझे नहीं पीनी रे, यहाँ कोई कॉफी शॉफी है, तू ही पी, मैं जाती। अरे तुम यहाँ बाकी लोगों की बात पर क्यों गौर कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उन्हें छोड़ो, मुझसे बात करो। कुसुम को रिंकू की बात काफी पसंद आती है और वो भी अब रिंकू को पसंद करने लगती है। यूं ही दोनों पूरा दिन एक साथ निकाल देते हैं एक दूजे के साथ, और अब दोनों हर दिन मिलने लगते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से कुसुम रिंकू से मिलने नहीं आ रही थी और फिर रिंकू को पता चलता है कि कुसुम के पिता की मौत हो जाने के कारण वो कहीं बाहर आया जाया नहीं करती, जिसके कारण वो बहुत अकेली पड़ गई थी। ये सब सुनकर रिंकू कुसुम से शादी कर लेता है और एक दिन जब वो शादी के बाद कुसुम को दिल्ली अपने घर लाता है, जहाँ रिंकू और कुसुम को देखकर रिंकू की बहन शोभा कहती है, अरे रिंकू, ये लड़की कौन है तेरे साथ? वो दीदी, ये मेरी पत्नी है और आपकी भाभी है। क्या कहा? भाभी? तू पागल है? तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं किसी को? इतना बड़ा हो गया है क्या तू? माना कि हमारे मम्मी पापा नहीं है, इसका मतलब ये कि नहीं कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ले। ए ननद जी, इसको डांटने का नहीं, इसकी गलती नहीं है। वो क्या है कि हमारा ही कुछ महीनों से कूची कू चल रहा था और फिर एक दिन मेरा एक ही बाप था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया, बोले तो मर गया, और ये बेचारा तो मुझ अनाथ को प्यार करने के लिए अपनाया है रे। ये क्या बोल रही है रिंकू? कुची को बोले तो ये कहाँ से पकड़ कर लाया है तू इसे? मुझे तो इसकी आधी बातें समझ ही नहीं आ रही है। अरे दीदी, मैं आपको सारी बात आराम से बताता हूँ ना बाद में, अभी आप अंदर तो आने दो। अरे ऐसे कैसे? ये बता, तुझे पुणे काम करने के लिए इसलिए भेजा था क्या कि ताकि तू पुणे जाकर मेरे लिए पुणे वाली भाभी लेकर आए? अरे दीदी, आप चलिए तो अंदर, मैं आपको सब बताता हूँ ना अच्छे से, गुस्सा मत करिए। इतना कहकर रिंकू, शोभा और कुसुम तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और फिर रिंकू शोभा को सारी बात बताता है, जिसके बाद शोभा कहती है, चल मैं मानती हूँ तूने जो किया इसकी भलाई के लिए किया, पर तू जरा ये सोच कि जब यहाँ पर सबको तेरे इस पुणे वाली पत्नी और मेरे पुणे वाली आई भाभी के बारे में पता चलेगा तो सब क्या कहेंगे। और इसके बोलने का तरीका देखा है तूने? कैसे बोलती है ये? सब मजाक और बनाएंगे हमारा कि किस जोकर से तूने शादी कर ली। अरे दीदी, समय के साथ सब सीख जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? ठीक है, कोशिश ही कर सकते हैं, अब तो इसको तौर तरीके सिखाने के। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह शोभा किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर कुसुम आती है और कहती है, ये क्या है? ये तो घास फूस लग रहा है। ए, तुम लोग ये सब खाते हो क्या? ये घास फूस नहीं है समझी, ये पालक का साग है। देवा रे देवा, मैं ये सब नहीं खाती। चल तू यहाँ से हट, आज मैं तेरे को खिलाती पुणे का स्पेशल पाव भाजी, देखना उंगलियां चाट जाएगी। चलो देख लेते हैं आज कि पुणे से आई मेरी भाभी तीखा बोलने के अलावा कुछ बना भी पाती है या नहीं। इतना कहकर शोभा किचन से बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद में वहाँ रिंकू आता है और शोभा को बाहर बैठा देखकर कहता है, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो और खाना कौन बना रहा है? खाना आज मेरी पुणे वाली भाभी बना रही है। वो किचन में आई और कहने लगी कि वो आज पाव भाजी बनाकर मुझे खिलाएंगी। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो कुसुम का भी काम में मन लगा रहेगा और आपको भी काम में हेल्प मिल जाएगी। हाँ, सही कहा तूने। इतने में ही अब कुसुम सभी के लिए पाव भाजी बनाकर लाती है और कहती है, देवा रे देवा, क्या खुशबू आ रही है इन पाव भाजी में से। ये लो ननद जी, खा कर देखो पुणे के स्पेशल पाव भाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज तुम्हारे हाथ का भी टेस्ट चखते हैं। थोड़ा सा मैं भी खाना चाहता हूँ, देना कुसुम। इतना कहकर शोभा और रिंकू कुसुम के हाथ से बने पाव भाजी खाने लगते हैं और दोनों को ही कुसुम के बनाए पाव भाजी काफी पसंद आते हैं। तभी शोभा कुसुम की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह कुसुम, मुझे नहीं पता था कि पुणे में इतनी अच्छी पाव भाजी बनाई जाती है और तुमने तो इन्हें बहुत ही अच्छे से बनाया। मैं तो तुम्हारे हाथ की इन पाव भाजी की फैन हो गई हूँ। अरे क्या ननद जी, तुम भी ना, मैं तो बस कभी कभी ऐसा कुछ बना लेती है और तुम्हें ये पसंद आया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
अरे कुसुम, मुझे तुमने कभी नहीं खिलाई ऐसी पाव भाजी बनाकर। आज तक मुझसे तुमने छुपा रखा था ना ये राज कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। अरे नहीं रे, बस कभी टाइम नहीं मिला तुझे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाने का। कोई बात नहीं कुसुम, अब तो टाइम ही टाइम है। अब तुम रोज ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर हम दोनों भाई बहनों को खिलाती रहना। ये कही ना एक नंबर की बात। क्या बोलता है बिडू? एकदम झकास। तभी तीनों एक साथ हंसने लगते हैं, जिसके बाद कुसुम अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।